दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर उसे कहीं ले जा रहे हैं। इस लड़की का नाम मौरा था। मौरा एक डॉक्टर थी कि तभी अचानक से मौरा की नींद खुल जाती है, यानी वो ये सब सपना देख रही थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, जो कुछ भी उसने अपने सपने में देखा था खुद को बंधा हुआ ठीक वैसे ही रियल वर्ल्ड में भी उसके हाथों पर निशान थे। वहीं नीचे पड़े हुए न्यूज़पेपर को देखती है जिसमें एक बहुत बड़े शिप की अचानक से गायब होने की खबर छपी हुई होती है। उस शिप को लापता हुए 4 महीने बीत चुके थे, जिस शिप का नाम प्रोमेथियस था। लेकिन आज तक ना तो उस शिप के बारे में कुछ पता चला था और ना ही उस शिप में यात्रा करते हुए लोगों का। वहीं पर मौरा को अपने भाई का लेटर मिलता है। उसके भाई ने लेटर में लिखा था कि जल्दी से न्यूयॉर्क में आकर मुझसे मिलो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मौरा शिप में सवार होकर अपने भाई के पास ही जा रही थी। कुछ टाइम के बाद जब मौरा अपने कमरे से बाहर आती है तो आसपास के लोग उस गायब हुए शिप के बारे में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो शायद डूब गया होगा और कोई कहता है कि पता नहीं कहाँ चला गया। सबके अलग अलग बातें थे और तो और किसी का कहना था कि शायद उस शिप को कोई बुरे शक्ति ने निगल लिया। बड़ी खामोशी के साथ उसी शिप में बैठी मौरा भी उन सभी लोगों की बातें सुन रही थी। उसी बातों के बीच एक लड़का आता है और कहने लगता है कि क्या कोई यहाँ पर डॉक्टर है, प्लीज उसकी बहुत जरूरी है क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार है। कि तभी बाहर से 2 गार्ड्स आकर उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये लड़का शिप के दूसरे तरफ से आया था जहाँ पर गरीब यात्री यात्रा कर रहे थे और गरीब लोगों को इस तरफ आना सख्त मना था क्योंकि यहाँ पर सब अमीर लोग रहते थे। यह देखते हुए मौरा उस लड़के के पीछे जाती है और उनसे कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ। मौरा उसकी बहन का ट्रीटमेंट करती है। उसने उसकी बहन को बचा लिया था। दरअसल उस लड़के की बहन माँ बनने वाली थी कि तभी उसकी छोटी बहन मौरा के पास आती है और उसे शुक्रिया कहते हुए कि मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आगे हम इसी शिप में एक कपल को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उस लड़की की हस्बैंड को दौरा आता था, इसीलिए वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। गरीब लोगों के एरिया में मौरा को देखते हैं जहाँ पर मौरा को वहाँ पर रहते रहते अचानक से उसका दम घुटने लग जाता है, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। तभी शिप का कैप्टन वहाँ पर आकर मौरा से कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ पर आना मना है। मौरा कहती है नहीं तो मैं नहीं जानती, और इतना बेकार रूल्स किसने बना दिया कि हम गरीबों की मदद ही नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ पर 2 गार्ड आकर बताते हैं कि जल्द ही हमें इस शिप को दूसरे तरफ लेकर जाना होगा। इसी शिप में हम 2 और यात्री को देखते हैं जो दोनों भाई थे। जब ये इस शिप की डायरेक्शन बदलता हुआ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये शिप अब वापस जा रहा है, लेकिन कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद मौरा दोबारा से कैप्टन के पास जाती है जो बैठकर ड्रिंक कर रहा था। मौरा उससे कहती है कि गायब हुआ शिप क्या मिल चुकी है। उसकी बात को सुनकर कैप्टन कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ हमें कुछ पता चला है उस शिप के बारे में। हो सकता है कि वो गायब हुआ शिप प्रोमेथियस ही हो, लेकिन उसके गायब हुए तो 4 महीने बीत चुके हैं और हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि उस शिप में यात्रा कर रहे यात्री जिंदा हैं या मर चुके हैं। यह कहने के बाद कैप्टन मौरा से पूछता है कि क्या उस शिप में तुम्हारा कोई अपना था, तो मौरा का जवाब ना में था। जिसके बाद कैप्टन सभी यात्रियों को एक जगह पर बुलाकर बताने लगता है कि हमें एक शिप के बारे में पता चला है। उस शिप से हमारे पास मदद के लिए मैसेज आया है। हो सकता है कि वो इसी कंपनी का गायब हुआ शिप प्रोमेथियस ही है, इसीलिए हम सभी उसकी मदद करने के लिए उसी तरफ निकल लिए हैं। इस बात को सुनकर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वे सभी के सभी अपने दिए हुए टाइम पर अमेरिका जाना चाहते थे। शिप के मेन टेरेस पर मौरा और कैप्टन दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी दूर एक शिप को देखते हैं। उस जहाज को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो प्रोमेथियस ही होगा। अब तो सभी लोग उसे देखकर डर गए थे। कैप्टन भी इस बात का खबर अपने कंपनी में भिजवा देता है कि प्रोमेथियस मिल गया है। जिसके बाद वो दूसरे लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि हमें उस तरफ जाना होगा। लेकिन एक दूसरा कैप्टन जो सब उसके साथ थे वे सब कहते हैं कि नहीं, हमें वहाँ जाने में खतरा हो सकते हैं। मौरा कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई बीमार हो, इसीलिए मैं उनकी मदद कर सकूं क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सब अब उस शिप पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे कि तभी एक आदमी कहता है कि समुंदर कितना शांत है, हवा बिल्कुल थम सी गई है, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो काफी डर जाता है और वो उस शिप पर खुद को जाने से मना कर देता है। इसलिए कैप्टन उस लड़के को छोड़कर कुछ लोगों को लेकर जाता है। अब ये सब उस शिप पर पहुंच गए थे और जब ये सब वहां पर जाकर चेक करते हैं तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस शिप का जो कंट्रोल रूम था वो सारा का सारा टूटकर इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। यह सब देखकर वो सभी सोचने लगते हैं कि अगर ये सब टूटा हुआ है तो हमारे पास सिग्नल्स आखिर किसने भेजा, किसने हमें मदद की, लिए मैसेज किया। कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी समुंदर से तैरता
तैरता हुआ शिप में चढ़ जाता है। उधर शिप में कैप्टन और उसके सभी साथी एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कैबिनेट तक पहुंच गए, जिस दरवाजे को कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। इसीलिए मौरा उस कैबिनेट को खोल देती है, जिसमें से एक बच्चा निकलता है। बच्चे को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस बच्चे से पूछने लगते हैं कि तुम सब कैसे जिंदा हो और बाकी लोग कहां पर हैं और तुम्हें यहां पर किसने बंद किया। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। बच्चा उन्हें एक पिरामिड जैसा ऑब्जेक्ट दिखाता है। यह देखते ही सभी के सभी उस बच्चे को लेकर दोबारा से अपने शिप पर आ चुके थे। उसी समय एक आदमी कैप्टन के पास आकर कहता है कि कंपनी से मैसेज आया है। उसमें लिखा था कि अगर कहीं पर भी तुम्हें प्रोमेथियस शिप नजर आता है तो उसे डुबा दो। यह सुनते ही जब कैप्टन कंट्रोल रूम में जाता है तो वहां के सभी लोगों का कंपास सही से काम नहीं कर रहे थे। इस तरीके के हरकतें को देखते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बस यही सोच रहे थे कि जितने भी यात्री प्रोमेथियस पर थे वो आखिर कहां चले गए और वो बच्चा 4 महीने तक कैसे जिंदा रहा बिना कुछ खाए पिए। सभी के सभी इन्हीं बातों को लेकर परेशान थे। इसीलिए अब ये सब इस शिप से दूर जाना चाहते थे। मौरा जब अपने कमरे में थी तो वो उस पिरामिड को देखती है जो उसे उस बच्चे ने दिया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे देखकर वापस उसी जगह पर रख देती है। फिर वो उस बच्चे से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर इतने दिन तक तुम वहाँ उस जहाज पर कैसे जिंदा थे, प्लीज बता दो आखिर बाकी के लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पर भी वो बच्चा एकदम से चुप था, कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बच्चा वहीं पिरामिड लाकर मौरा को दोबारा से देता है। इसके बाद मौरा बाहर चली जाती है। आगे जाने पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो समुंदर से तैरकर शिप पर आ गया था। मौरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में रहता हूँ। मौरा कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। इसीलिए वो आदमी अपना नाम डैनियल बताता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे कैप्टन मौरा के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे ने कुछ बताया। मौरा कहती है कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। दूसरे तरफ हम उसी यात्री को देखते हैं जो अपने बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था। वो शिप में एक जापानीज लड़की के साथ खड़ा था और वो उस लड़की से बातें कर रहा था कि तभी वहाँ पर उस लड़की की माँ आ जाती है जो उसे अपने साथ ले गई। कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो उस आदमी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जिसे इस शिप पर अपनी बेटी नजर आती है। कैप्टन अपनी बेटी का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुँच गया था जहाँ उसे अपनी बीवी और बेटियां दिखाई देती हैं जो सभी कैप्टन का वहाँ पर इंतजार कर रही थी। कि तभी अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है। कैप्टन दूर जाकर गिरता है। कैप्टन को वही कीड़ा दोबारा से नजर आता है जिस कीड़े को उन्होंने प्रोमेथियस शिप पर देखा था। उसे वहाँ पर एक सीढ़ी भी दिखाई देती है, इसीलिए वो इस सीढ़ी से चढ़ते हुए वो अपने कमरे में पहुँच गया था। इसीलिए दोबारा से जब चेक करने जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि चारों तरफ दीवारें थीं, वहाँ की रास्ता तो बंद हो चुकी थी। दूसरी तरफ मौरा जब अपने कमरे में बैठकर उस बच्चे से बातें कर रही थी कि तभी उसके गर्दन पर एक निशान दिखाई देता है और जब वो उस निशान को टच करने के लिए जाती है तब वो बच्चा मौरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। यह कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है कि तभी उसी समय कैप्टन आ जाता है और वो उस बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। कैप्टन उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और उस शिप पर क्या हुआ था। मौरा कैप्टन को बाहर ले जाकर उससे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तब कैप्टन उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। मुझे इस शिप पर अपनी बेटी नजर आई थी जो अब मर चुकी है। अब उनकी बातों को सुनकर वहाँ पर डैनियल भी आ गया, जिसके बाद कैप्टन वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो बगैर टिकट के शिप में आ चुका था और गार्ड उसको ढूंढ रहा था। जिसके बाद गार्ड उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कैप्टन सभी यात्रियों को एक बार फिर से एकत्रित करता है और सभी से कहने लगा कि हमें अपने साथ प्रोमेथियस शिप को दोबारा से यूरोप लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा कोयला नहीं है कि हम अपने साथ प्रोमेथियस शिप को अमेरिका ले जाए। यह सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। कैप्टन जब शिप में टेरेस पर था तब वहाँ पर मौरा आकर उससे कहती है कि क्या तुम सच में पागल तो नहीं हो गए कि तुमने ऐसा फैसला लिया। कैप्टन कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कंपनी हम सभी लोगों से कुछ तो छुपा रही है और आखिर क्यों प्रोमेथियस को डुबाना चाहती है। आगे हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे वही कीड़ा नजर आता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए काफी आगे तक चली गई थी कि तभी वहाँ पर उसके पास डैनियल आ जाता है और वो उस कीड़े को उठाकर अपने जेब में रख लेता है। डैनियल आखिर ऐसा क्यों किया और इसका मतलब क्या होता है, ये
सब हमें इस कहानी के आगे पता चलने वाला है। कुछ ही देर बाद कैप्टन के पास एक आदमी आता है जो उसको कैबिन में लेकर गया था। वहाँ पर वो उसे वही मरी हुई छोटी बच्ची दिखाता है और ये वही उसी लड़के की छोटी बहन थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था जब मोरा उसकी बड़ी बहन का ट्रीटमेंट कर रही थी। कुछ टाइम के बाद मोरा और कैप्टन सभी मिलकर इस बात का इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं कि आखिर उस बच्ची को हुआ क्या था और वो कैसे मर गई, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। कैप्टन सभी से कहते हैं कि कोई भी इस बच्ची के मौत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा कि तभी सभी देखते हैं कि इनका शिप अचानक से रुक जाता है। कैप्टन जब ऊपर जाकर देखता है तो चारों तरफ धुंधला थे, जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और इनकी कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। कैप्टन सभी से कहते हैं कि हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए जब तक आगे का रास्ता नजर नहीं आता हम यहीं पर रुकेंगे। कैप्टन मोरा को अपने साथ ले जाकर उसे एक रिबन दिखाता है जो उसे वो प्रोमेथियस शिप पर मिला था। वो मोरा से कहता है कि ये रिबन मेरी बेटी का है, आग लगने के वजह से मेरा परिवार मारा गया था। मोरा उसकी बात को सुनकर कहती है कि आप शायद पागल हो चुके हैं, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कैप्टन मोरा को वो रास्ता भी दिखाता है और कहता है कि ऐसा रास्ता मैंने कभी किसी भी शिप में नहीं देखा, जबकि मुझे शिप के बारे में काफी अच्छे से पता है। प्रोमेथियस पर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अब दोबारा से तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और हमें पता करना होगा कि आखिर वो अकेला बच्चा इतने दिनों तक कैसे जिंदा था। दूसरी तरफ जो बच्ची मर चुकी थी, अब उसकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसे हर तरफ ढूंढ रही थी। कैप्टन भी अब दोबारा से प्रोमेथियस शिप पर जाने के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन सब उसे वहाँ पर जाने से मना कर रहे थे। वो सब कहते हैं कि प्लीज ऐसा ना करे क्योंकि वहाँ पर जाना जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन कैप्टन किसी की भी नहीं सुनता और मोरा को लेकर उस शिप के लिए निकल जाता है। शिप पर गार्ड उस फैमिली को बता दिया था कि अब आपकी बच्ची मर चुकी है। यह देखकर उसकी बहन अपनी छोटी बहन का लाश को उठाकर अपने गरीब वाले हिस्से में ले आती है और जब उसका भाई अपनी मरी हुई बहन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो शिप की खिड़कियों को तोड़ देता है। जब गार्ड बाहर आकर देखता है तो शिप में और भी बहुत से लोग थे जो मर चुके थे। कैप्टन और मोरा दोनों प्रोमेथियस शिप पर पहुंचकर वहां के अलग अलग चीजों को ढूंढ रहा था कि तभी उन्हें वहां उसी तरह का दरवाजा नजर आता है जैसा कैप्टन ने अपने कमरे में देखा था। जब मोरा चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। इस शिप पर वो छोटा बच्चा पिरामिड को लेकर बेड के नीचे छुप गया था कि तभी वहां पर डैनियल आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिल गया, जिस बात पर वो बच्चा ना में अपना सिर को हिलाता है। अब यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि डैनियल और वो छोटा बच्चा दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या लगते हैं यह अभी तक पता नहीं चला था। प्रोमेथियस शिप में मोरा और कैप्टन शिप के बर्नर को चेक कर रहे थे। उन्हें ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वहां से सभी लोग जलकर मारे गए हैं। उसी राख में कैप्टन को यात्रियों की लिस्ट मिलती है, जिस लिस्ट को वो मोरा से छुपा लेता है और उसे अपने पास रख लिया। शिप में गार्ड्स अपने सभी लोगों के पास जाकर कहता है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ न कुछ करना होगा। इसीलिए वो सभी को एक एक गन दे देता है। वो कहता है कि हमें अब इस शिप को खुद चलाना होगा, नहीं तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। कि तभी एक आदमी कैप्टन के पास आकर कहता है कि सारे गरीब यात्री बगावत पर उतर चुके हैं, आपको जल्दी ही इस शिप को चलाना होगा। लेकिन इससे पहले कैप्टन कुछ कर पाता, वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और कैप्टन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन तभी इनका शिप अचानक गायब हो जाता है और ये सभी के सभी अब कहीं और आ चुके थे। गार्ड उस आदमी को अपने साथ ले जाता है जो बिना टिकट के शिप में घुसा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें सभी मरे हुए लाशों को पानी में फेंकना है। जिसके बाद गार्ड कंट्रोल रूम में आकर सभी से कहता है कि प्रोमेथियस शिप गायब हो चुकी है। वो उसे बताते हैं कि प्रोमेथियस नहीं बल्कि हमारा शिप गायब हो चुका है, हमें कुछ नहीं पता कि हम कहाँ और किस जगह पर हैं। वो आदमी उसे बताता है कि मुझे लगता है कि हम दोबारा से उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से हम 3 महीने पहले चले थे। यहाँ पर सभी गरीब लोग उन सभी अमीरों पर हमला कर देते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ ये सब क्या हो रहा है, आखिर हमारे ही लोग क्यों मर रहे हैं। उन सभी में से एक आदमी कहता है कि हमें एक मैसेज आया था और उन्होंने हमें कहा था कि प्रोमेथियस शिप को डूबा दो, लेकिन जब से ये बच्चा हमारे शिप में आया है हमारे सभी लोग मर रहे हैं। मरी हुई बच्ची की माँ कहती है कि वो आया हुआ बच्चा एक श्राप है, वो हमारे लिए खतरा है, इसीलिए उसे अब मरना होगा। सभी के सभी अब उस बच्चे को मारने के लिए तैयार हो चुके थे। उधर ऊपर वो आदमी जो
लाशों को पानी में गिरा रहा था। वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे ऐसा करते हुए उस देख लेते हैं। वो गोलियां चला देते हैं, जो एक गोली उसके बाजू पर जाकर लग जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन को भी छुड़वा लिया गया था और इधर जो सभी यात्री उस बच्चे को मारने के लिए निकले थे वो मोरा के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, बताओ वो बच्चा कहाँ पर है, हमें दे दो वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। और जब ये सभी मोरा के कमरे की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर वो बच्चा नहीं था, इसीलिए वे सभी मोरा को उसी कमरे में बंद करके चले जाते हैं कि तभी मोरा के बेड के नीचे से आवाज सुनाई देती है। जब वो देखती है तो उसके कमरे में भी बिल्कुल वैसा ही खुफिया दरवाजा था जैसा कैप्टन के कमरे में था। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तब वो बच्चा उसके अंदर छुपा हुआ था। इधर हम डैनियल को देखते हैं, वो शिप के इंजन के एरिया में जाकर अपने एक डिवाइस को जोड़कर एक पैटर्न को पूरा करने में लग जाता है। अब सभी लोग उस बच्चे की तलाश कर रहे थे, वो सभी एक एक कमरे को चेक कर रहे थे। इधर कैप्टन भी छूटकर एक खिड़की के रास्ते से बाहर आ चुका था। मोरा अपने कमरे में जो उस बच्चे के साथ बंद थी वो अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो चुकी थी कि तभी वो छोटा बच्चा अपनी जेब से एक कीड़ा निकालकर छोड़ता है जिसने दरवाजे को खोल दिया और अब दोनों बाहर आ चुके थे और कैप्टन तक भी पहुंच गए थे कि तभी उनके पास गार्ड के साथ वो सभी यात्री आकर कहते हैं कि हमें वो बच्चा चाहिए, इसीलिए बिना कुछ किए हमें वो बच्चा मेरे हवाले कर दो। कैप्टन जब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो गार्ड गोली चला देता है जिसमें वो बिना टिकट वाला आदमी मारा जाता है, जिसके बाद वे सभी बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। वो सभी बच्चे को शिप के छत पर ले गए थे। मरी हुई बच्ची की माँ कहती है कि ये बच्चा श्रापित है, इसी की वजह से हमारे सभी लोग मारे गए। मैंने अपनी सबसे प्यारी बेटी को खोया है, ये बच्चा हमारी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए इसकी मासूम से चेहरे को देखकर इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना है, इसे उठाकर पानी में फेंक दो। कि तभी वहाँ पर कैप्टन के साथ कुछ लोग आकर सभी लोगों को मारने लगते हैं। अब एक बच्चे की वजह से उस जहाज के सभी लोगों में लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में मरी हुई बच्ची की माँ उस बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देती है, लेकिन मोरा उसे ऐसा करते हुए देखकर एकदम थम सी गई थी। और वहां पर अब बारिश भी होना शुरू हो चुका था, लेकिन बच्चा मारा जा चुका था। जिसके बाद कैप्टन मोरा के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर इस शिप पर क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे प्रोमेथियस शिप का लिस्ट मिला है जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। कि तभी वहां पर एक कैबिनेट से एक रोशनी निकलती है। समुन्दर में फेंका हुआ बच्चा एक बार फिर उसी तरह निकलता है जैसे कि वो प्रोमेथियस शिप पर से निकला था, लेकिन इस बार वो निकलकर मोरा को गले लगा लेता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो चुके थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो सभी यात्री उस बच्चे के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अब सभी को सिर्फ मोरा के बारे में जानना होगा कि आखिर वो कौन है और उसका नाम प्रोमेथियस शिप के लिस्ट पर कैसे था। जिसके बाद हमें मोरा के पुरानी जिंदगी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने मेंटल असाइलम के कपड़े पहन रखे थे कि तभी उसे पकड़ लिया जाता है। वो अपने सामने आदमी से कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुमने प्रोमेथियस और बाकी शिप के लोगों के साथ क्या किया है। ये वही सीन होता है जो हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा था। तभी कुछ लोग मोरा को पकड़कर एक चेयर पर बैठा देते हैं और उसके गले में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। लेकिन जब उसे होश आया तब वो खुद को दोबारा से उसी शिप में पाती है, जहाँ पर अब शिप के सभी यात्रियों ने उस बच्चे को दोबारा से उसी कैबिनेट में बंद कर दिया जहाँ से वो निकला था। मोरा जब उस बच्चे को निकालने के लिए आगे बढ़ती है तब एक यात्री उस पर गोली चला देता है। यह देखकर डैनियल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय सब कुछ रुक गया था। मोरा ने दोबारा से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। मोरा के पूछने पर कि ये सब कैसे हो गया, तब वो बच्चा उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो बच्चा मोरा को अपने साथ ले जाता है। उसके वहाँ से जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब कैप्टन डैनियल को पकड़कर पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने तुम्हें मोरा से बात करते हुए सुना था, क्या तुम दोनों मिले हुए हो? लेकिन वो लड़की कैप्टन को शांत होने को कहती है, जिसकी छोटी बहन मर चुकी थी। कि तभी उन्हें घड़ी की चलने की जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सभी की सभी कान लगाकर सुने जा रहे थे और सभी के सभी हिप्नोटाइज हो चुके थे। देखते ही देखते शिप के सभी यात्री ऊपर शिप से सीधा पानी में कूदना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब देखकर मोरा दोबारा से उस बच्चे से पूछती है, ये सब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके बाद वो बच्चा एक पेपर पर लिखकर मोरा को बताता है कि शांत रहो, हमें कोई सुन रहा है। और वो बच्चा मोरा के पास आकर कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर
क्या चल रहा है, और अगर तुम जानना चाहती हो कि यह सब कैसे हो रहा है तो तुम्हें क्रिएटर से मिलना होगा। अब ये क्रिएटर कौन था, यानी जो इस पूरे षड्यंत्र को रचा है, ये सब हमें आगे पता चलने वाला है। दूसरी तरफ शिप के सभी यात्री जो हिप्नोटाइज हो चुके थे, वे सभी शिप से कूदकर अपनी जानें दे रहे थे। अब वो बच्चा उस कीड़े को एक जगह पर छोड़ता है और उसके पीछे जाता है। उस बच्चे का पीछा करते हुए मोरा भी जाने लगती है। मोरा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से उसे मेंटल असाइलम के लोगों ने उसे पकड़ा था। उधर जब डैनियल मोरा के कमरे में आता है तब उसे वही खुफिया दरवाजा नजर आता है जिस रास्ते से मोरा उस बच्चे के पीछे चली गई थी। वो भी अपने डिवाइस से उस जगह को खोलकर वहीं तक पहुंच जाता है। डैनियल जब उस बच्चे से मिलता है तब बच्चा कहता है कि वो लोग हमें देख रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है हम जल्द ही सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं। डैनियल उस बच्चे से कहता है कि तुम अब यहीं पर रुकना, क्योंकि अगर तुम शिप में वापस आए तो वो लोग तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। नॉर्मल लोग उन लोगों को पकड़कर बांध रहे थे जो हिप्नोटाइज हो चुके थे, क्योंकि वे सभी शिप से कूदकर अपनी जानें दे रहे थे। डैनियल शिप के कंट्रोल रूम में जाता है और वो शिप को ठीक कर देता है, लेकिन अचानक से एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। मौका देखकर डैनियल के पास जो डिवाइस था वो उसे दबाकर उस आदमी को बेहोश कर दिया। उधर हम मोरा को असाइलम में देखते हैं, जो वो एक कमरे में चली गई जिस कमरे का नंबर 1011 था, और शिप में भी मोरा के कमरे का नंबर यही था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि तभी वो एक बूढ़े आदमी को देखती है और मोरा उससे पूछने लगती है कि मेरा भाई कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ लोग पकड़कर चेयर पर बैठा देते हैं और उसके गर्दन में इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद फिर से मोरा शिप में जागती है कि तभी वहां पर कैप्टन आकर पूछता है कि तुम कौन हो। मोरा कैप्टन को बताती है कि मैं इस शिप की मालिक की बेटी हूँ। मेरे डैड ने सिर्फ इस जहाज को एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए थे, और जो 4 महीने पहले मेरे भाई का लेटर मिला था जो मुझसे मिलना चाहता है, पर हम सभी नहीं मिल पाए। उसको मुझसे प्रोमेथियस का राज बताना था। यहाँ पर हम अभी जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब के सब हमारे ख्यालों की दुनिया है, यानी अपने दिमाग में है। तुम इसको नकली दुनिया कह सकते हो। हम सभी एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कि तभी वो एक कीड़े को देखती है जिसे वो पकड़ लेती है और पकड़कर दोनों उसका पीछा करते हैं। अब ये दोनों एक डरावनी जंगल में पहुंच चुके थे, यानी अपनी ख्यालों की दुनिया में आ चुके थे। कि तभी कैप्टन को अपना घर नजर आता है और सोचता है कि आखिर ये शिप में कैसे आ गया। उधर उस शिप में हम शिप के मेन ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास भी वैसा ही रिमोट था जैसा डैनियल के पास मौजूद था। कुछ टाइम बीतने के बाद कैप्टन और मोरा वापस शिप में आ गए थे। यहाँ पर मोरा कैप्टन को बताते हैं कि मैं एक मेंटल असाइलम की डॉक्टर थी, पर मेरी याददाश्त को जड़ से मिटा दिया गया है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कब प्रोमेथियस शिप में गई थी। वहीं पर कैप्टन मोरा को लेटर दिखाता है और उसे बताता है कि मैं प्रोमेथियस का ही कैप्टन था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो प्रोमेथियस का कैप्टन आखिर कैसे था। अगर था भी तो उसे याद क्यों नहीं है। शिप पर डैनियल ने भी अपने रिमोट से सब कुछ ठीक कर दिया था, जिससे वहाँ पर जितने भी हिप्नोटाइज वाले यात्री को बांध कर रखा गया था वो सब अब नॉर्मल हो गए थे और शिप से कूदना बंद कर दिए थे। बचे हुए यात्री शिप के ऊपर आते हैं। वहीं पर शिप का ऑफिसर आता है। वो कहता है कि हमें इस शिप को डुबाने को कहा गया है, प्रोमेथियस को नहीं, बल्कि इस शिप को, इस कंपनी के लोग इस शिप को डुबाना चाहते हैं। इसके बाद हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अभी कुछ टाइम पहले मोरा ने इसे देखा था। कि तभी उसके पास आदमी आता है। वो उसे बताता है कि शिप से एक मैसेज मिला है। इस बात को सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ वो जल्द ही खत्म होने वाला है, मतलब शिप डूबने वाला है। बूढ़ा आदमी उस आदमी और उस छोटे बच्चे को अपने पास लाने को कहता है जो वो उस शिप पर था। जिसके बाद वो अपने कमरे का पर्दा जैसे ही हटाता है, हम दूर एक बहुत बड़े पिरामिड को देख पाते हैं। दूसरी तरफ शिप में अब अजीब चीजें होना शुरू हो गई थीं। कुछ काले पदार्थ जैसे शिप से बाहर निकल रहे थे। दोबारा से मोरा और कैप्टन दोनों असाइलम में चले गए थे। मोरा कैप्टन से कहती है कि ये असाइलम मेरे डैड ने मेरे मॉम के याद में बनाया था, क्योंकि वो सब कुछ धीरे धीरे भूलते जा रही थी। मेरे डैड चाहते थे कि मेरी मॉम पूरी तरह से ठीक हो जाए। वो उनके दिमाग को पूरी तरह से पढ़ना चाहते थे। असाइलम में जाकर ये एक खिड़की को खोलते हैं तो इन्हें शिप जैसा लोहा नजर आता है। शिप में सभी अपने पुराने जिंदगी को देख रहे थे कि तभी शिप का ऑफिसर उसी कैबिनेट में जाकर खुद को बंद कर लिया जहाँ पर वो बच्चा बंद था। उस कैबिनेट से तेज
रोशनी बाहर निकलने लगी थी। यहाँ पर असाइलम में मोरा कैप्टन से कहती है कि बच्चे ने मुझसे कहा था कि किसी ने हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर हम अपने सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रिएटर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। शिप में मरी हुई बच्ची की बहन भी अपनी पुरानी जिंदगी को देख पा रही थी, जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा डर गई। यहाँ पर शिप अब खुद से चलने लगी थी। यहाँ सभी जब वहाँ के मैनुअल को चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि इस शिप की सच्चाई आने से पहले ही कॉफी का असर होना शुरू हो जाएगा। ये बात एकदम पहेली जैसी लग रही थी। यहाँ पर हम शिप का ऑफिसर को देखते हैं जो अब वो उस बूढ़े आदमी के पास पहुँच गया था, यानी ऑफिसर भी उस आदमी के साथ मिला हुआ था। बूढ़ा आदमी उस बच्चे को उसके पास लाने के लिए कहता है क्योंकि उसी के पास वो पिरामिड है और शिप पर जितने भी लोग मौजूद हैं वे सभी जल्द ही अपने ख्यालों की दुनिया में कहीं चले जाएंगे, यानी वो सब पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। शिप पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यहाँ असाइलम में मोरा जब कैप्टन के साथ थी तो वो दोनों वहाँ पर उस काली चीजों को जमीन से निकलता हुआ देखते हैं। अब जैसे वो उसे हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर डैनियल आकर उसे रोक देता है और वो उससे पूछते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में याद है? और जब कैप्टन उसे रोकता है तब वो अपने डिवाइस से कैप्टन को दूसरे दुनिया में भेज देता है जहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चों को जलते हुए देखा था। लेकिन मोरा डैनियल के बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी। वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। बाहर आकर जब मोरा हाथ में लिए गन को दूर फेंकती है कि तभी उसे सामने दीवार नजर आते हैं। अब उसे पूरी तरह से पता चल गया था कि वे सभी अभी भी शिप में ही हैं। कैप्टन दोबारा से प्रोमेथियस शिप पर आ गया था। वापस आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर तो उस जैसे और भी शिप हैं। इसके बाद हम मोरा और डैनियल के पुरानी लाइफ के बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मोरा डैनियल की बीवी थी। अब जैसे ही डैनियल अपनी ख्यालों से बाहर आया तो वो अपनी डिवाइस के बारे में मोरा से पूछता है, लेकिन मोरा बिल्कुल चुप थी। शिप में आते आते ही वो देखती है कि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला है। उधर वो ऑफिसर एक कमरे में जाकर अपने एक डिवाइस को निकालकर उस बच्चे और कैप्टन को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उधर मोरा भी डैनियल के कमरे में जाकर उसके खुफिया दरवाजे से एक कमरे में पहुंच गई थी जहां पर वो बहुत सारे तस्वीरें देख पाती हैं। जिस तस्वीर में डैनियल मोरा और वो छोटा बच्चा था। यहां पर पूरी तरह से पता चल जाता है कि डैनियल मोरा का हस्बैंड था और जो छोटा बच्चा था वो उसका बेटा। अब डैनियल ने भी एक दूसरे दुनिया में जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया था। उसका बेटा उसे देखकर अंगूठी देते हुए कहता है कि अब वो जाग जाएगी। इसके बाद डैनियल मोरा के पास आता है और उससे कहता है कि वो बच्चा हमारा बेटा है और जो भी कुछ तुम्हें नजर आ रहा है, जो भी शुरू से लेकर अभी तक चलता आ रहा है, वो सब कुछ रियल नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में बनाई गई एक दुनिया है। उसी समय शिप में शायरन बजना स्टार्ट हो जाते हैं। अपने लैब में बैठा वो बूढ़ा आदमी सभी लोगों को देख रहा था, जिसमें अब सिर्फ 21 मिनट्स बाकी रह गए थे। यानी कि ये जो दुनिया जो इसने बनाई है वो अब 21 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगी। डैनियल मोरा को शिप में ले आकर उससे कहने लगता है कि हमारे ख्यालों दुनिया को खत्म होने सिर्फ 21 मिनट बचे हुए हैं, जिसके बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इसे एक कोड की मदद से सुलझा सकते हैं जिसका पता तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। मगर मोरा को तो कुछ भी याद नहीं था कि आखिर कोड क्या है। वो डैनियल को अपने लॉकेट से एक छोटा सा चाबी निकाल कर देती है और उससे कहती है कि शायद हो सकता है इसी से वो कोड खुल जाए। डैनियल एक कमरे में जाकर डिवाइस को जोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये सब करते हुए वो मोरा से कहता है कि अगर ये ठीक भी हो गया तो दोबारा से ये सारा सिलसिला शुरू से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और यही वजह होती है कि कोई भी शिप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। अब तूफान भी आ चुकी थी जिसकी वजह से सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा था। लोग दब दब कर मारे जा रहे थे। शिप में पानी भी भरना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग उस पानी में डूब कर मर जाते हैं। कंट्रोल रूम में बूढ़े आदमी के पास ऑफिसर छोटे बच्चे को लेकर आता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने एक माइक के जरिए मोरा और डैनियल से बात करता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपनी चाबी देनी होगी। उसकी बात को मानकर डैनियल तो अब बाहर आने के लिए मान जाता है। बूढ़े आदमी के पास वो पिरामिड था जिसे वो खोलता है। तभी हम देखते हैं कि उसमें एक की होल था और उसी में वो चाबी लगाना था, जबकि अब इनके पास 10 सेकंड ही रह गए थे। मतलब कि वो शिप अब पूरी तरह से गायब होने वाला था। उसको भी वहीं पर भेजा जा रहा था जहां पर आज तक के सभी शिप गायब होकर चले गए थे, यानी कि शिप के कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था। वहां पर आने के बाद सभी लोग शिप के टेरेस पर आकर सोच रहे थे कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
कैप्टन भी वहाँ पर आ जाता है और मोरा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई भी नहीं जान पा रहा था कि इसके पीछे के राज क्या हैं। मोरा सबको बताती है कि मेरे डैड ने इस शिप को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाया था और आप सभी लोग जो देख सुन पा रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि ये सब एक नकली दुनिया है। वो ये भी बताती है कि मेरी याददाश्त को मिटा दिया गया है और मेरे पास एक चाबी है और अगर हम यहाँ से किसी तरह निकल भी पाते हैं तो मैं याद करने की कोशिश जरूर करूंगी। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी मोरा के बेटे को एक कमरे में लेकर जाता है। यहाँ पर पता चल जाता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और ही नहीं बल्कि मोरा के डैड ही थे। बूढ़ा आदमी मोरा के बेटे को एक थ्योरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कुछ लोग तूफान में फंसकर अपनी पुरानी चीजों को ही याद करते रहते हैं और तुम्हारे मॉम भी इस चीज के बारे में भी जानना चाहती थी, जिसको समझकर उसकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। क्योंकि उसके थ्योरी के तरीके से देखा जाए तो जो आप जिस जिंदगी में हो वो सब असल जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि एक नकली दुनिया होती है। हर एक इंसान को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हम सभी को गॉड कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हम सभी उनके एक खिलौने हैं। ये दुनिया सिर्फ एक नकली घर है जिसे तुम्हारी मॉम ने बनाया है। उसका चाबी तुम्हारे मॉम के पास है। शिप में हम देखते हैं कि सभी यात्री अपने अपने एक दूसरे के पुराने जिंदगी में पहुंच गए थे, लेकिन सब दोबारा से शिप में आ जाते हैं। मोरा भी दोबारा से उसी असाइलम में आ चुकी थी, जहाँ पर शिप का ऑफिसर आकर कहने लगता है कि मुझे चाबी दे दो और एक डिवाइस का बटन दबाकर कैप्टन को बेहोश करके मोरा को अपने साथ ले जाता है और उसकी मुलाकात लैब में उसके अपने डैड से हुआ। वो जबरदस्ती उसे उसकी चाबी ले लेते हैं कि तभी अचानक से लैब पूरी तरह से असाइलम में बदल जाता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि ये दुनिया तुमने ही तो बनाया है, इसका क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। उसकी बात सुनकर मोरा कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया। इतना कहते ही उसे फिर से एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। पर जैसे ही उसके डैड उस चाबी को पिरामिड में लगाया तो वो रियल वर्ल्ड में नहीं जाग पाती, क्योंकि डैनियल पहले से ही इस सिमुलेशन को बदल रखा था, यानी वो इस नकली दुनिया के रास्ते को ही बदल दिया था। कि तभी मोरा को होश आता है और उसके सामने डैनियल था और उसके हाथ में एक अंगूठी भी था। वो डैनियल से पूछने लगती है कि क्या मैं रियल वर्ल्ड में आ चुकी हूँ? तब वो उससे कहता है कि नहीं, ये हमारी बनाई हुई दुनिया है। जो तुम्हारे डैड के पास पिरामिड था अब वो उसका कुछ भी नहीं है। वो उसे नया कोड दिखाता है, लेकिन अब उसका कोड मोरा के पहने हुए अंगूठी में था। डैनियल उसे ये भी बताता है कि इन सब चीजों को कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ही कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे डैड भी हमारे तरह इसी दुनिया में फंसे हुए हैं। इसीलिए इससे पहले तुम्हारे भाई को यह सब पता चले तुम्हें अपने असल जिंदगी में जागना होगा। अब जैसे ही मोरा अपनी अंगूठी उस नए वाले पिरामिड में डालती है तो वो असल दुनिया में जाग जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि सब लोगों के साथ उसके सिर पर मशीन लगाया गया हुआ है। अब जैसे ही मोरा बाहर देखा तो उसको एक स्पेस शिप दिखाई देता है कि तभी उसे एक मैसेज मिलता है, जिस मैसेज के थ्रू उसे बताया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट प्रोमेथियस है। इसमें भी उतने ही आदमी हैं जितने की शिप पर मौजूद थे। मोरा को प्रेजेंट डेट भी लिखे हुए नजर आते हैं, जिसमें उसका भाई मोरा से कहता है कि हेलो सिस्टर, तुम्हारा रियल वर्ल्ड में स्वागत है। और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली 1899 का पहला सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।